अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पीएसएल का मेला बड़े ही ज़बरदस्त और जोशो खरोश से जारी है। इस वक्त बड़े ही ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं पीएसएल में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दो टीमें प्लेऑफ्स के लिए इस वक्त क्वालिफाई कर चुकी हैं और एक एलिमिनेट कर चुकी है। तीन टीमों का मुकाबला है प्लेऑफ के लिए। सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली टीमें, सबसे पहले तो मुल्तान सुल्तान है और मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान टॉप 2 में 100% फिनिश करेगी क्योंकि वो 12 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे मौजूद है। और दूसरे नंबर पे रात को पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर को शिकस्त दे के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है कि टॉप 2 पे जो टीमें फिनिश करेंगी वो मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी ही आपको शायद दिखाई दें। अब लाहौर किलंदर जो है वो एलिमिनेट कर चुकी है पीएसएल सीज़न 9 से। इस बार वो बाहर हो चुकी है क्योंकि पहले 6 मैचेस लगातार शिकस्त हुई लाहौर कलंदर को और अब वो किसी भी सूरत में आगे नहीं जा सकते। एलिमिनेट कर चुकी है ऑफिशियली तौर पर लाहौर कलंदर। तीन टीमों का मुकाबला जारी है अभी प्लेऑफ्स के लिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग का। अब देखें ऑन द कार्ड अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर बहुत स्ट्रांग लग रही हैं, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। कराची की परफॉर्मेंस तो काफ़ी मायूस कौन है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कोयटा की जिस तरह की परफॉर्मेंस ही जो लास्ट 2 मैचेस खेले हैं बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही है। इस्लामाबाद भी जब चोक करती है तो बहुत बुरे तरीके से चोक कर जाती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर कराची किंग शायद अगर 2 मैच अगले आपने विन करती है तो कि उनके शायद कुछ चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज़ खैर मुकाबला तो इन तीन टीमों का है प्लेऑफ्स के लिए। देखेंगे आगे कौन सी टीमें पहुंचती हैं, कौन सी टीमें टॉप पे फिनिश करती हैं। अगर हम कारकर्दगी की बात करें सभी टीम्स की मैं अलग अलग कारकर्दगी की बात करूंगा इस पीएसएल में। सबसे पहले अगर हम चले मुल्तान सुल्तान जो टॉप पे इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल है, अनरियल डोमिनेंस मुल्तान सुल्तान की जो पिछले 4 साल में अगर हम देखें, जब से रिजवान कैप्टन बनाया है मुल्तान सुल्तान का, सबसे पहले प्लेऑफ में होती है, हर फाइनल में मौजूद होती है। मतलब आप पीछे 3 सीज़न देख लें, पहला 2021 वाला सीज़न इन्होंने विन किया, 2022 का फाइनल खेला, 2023 का फाइनल खेला और सबसे पहले ये मतलब टूर्नामेंट्स का आधा हाफ भी नहीं होता और उसमें पता चल जाता है कि मुल्तान ने यार क्वालिफाई कर लिया है। यानी कि अनरियल डोमिनेंस रिजवान की कैप्टनसी में मुल्तान सुल्तान ने दी है। कोई शक व शुबहात नहीं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी करता है रिजवान, जिस तरह की मर्जी उसको टीम दे दें। हालांकि अब देखें मुल्तान सुल्तान की टीम को 2021 में उनकी थोड़ी सी मुख्तलिफ टीम थी, 2022 में डिफरेंस थी। मतलब डिफरेंट टीम आती है, डिफरेंट कम्बिनेशन आता है और वो रिजवान उसको लेकर चलता है और हर कम्बिनेशन ने रिजवान के अंडर परफॉर्म किया है और ये एक बड़ी बड़ी कामयाबी है रिजवान की मेरे ख्याल में। और शायद रिजवान को पाकिस्तान टीम का भी कैप्टन होना चाहिए, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। वो खुद भी विद द बैट बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं। अगर हम मुल्तान की टीम में बात करें परफॉर्मेंस की, मोहम्मद अली ने मुल्तान में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी तक उनकी परफॉर्मेंस मुल्तान से बाहर निकल कर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छे बैटर हैं, अच्छे बॉलर हैं। पिंडी की पिचेस पे अक्सर औकात बॉलर उसको मार पड़ती है। खैर कराची में उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग करें। उसके बाद उसामा मीर की बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही है रिजवान के अंडर। हालांकि वो इंटरनेशनल में वो सही तरह से परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी इस पीएसएल में है मेरे ख्याल में शायद वो आपको शायद पाकिस्तान टीम में भी दिखाई देंगे। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, टॉप विकेट टेकर इस वक्त पीएसएल सीज़न 9 के। एक खुशाइंद बात है पाकिस्तान के लिए भी। उसके बाद विद द बैट रिज़ा हेनरी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, रिजवान की खुद की अच्छी परफॉर्मेंस है। मतलब नंबर 3 और नंबर 4 पर बिल तरतीब मौजूद हैं ये टॉप स्कोरर में। और मुल्तान सुल्तान टॉप पे दिखाई दे रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार लग रही है फाइनल जीतने की। उसके बाद चले जी पेशावर ज़ल्मी की तो क्या ही बात करें। मैं भी इस सीज़न में पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ। पहले 2 मैचेस हारने के बाद एक मुरझा सी गई थी। मतलब सभी यही कह रहे थे यार कि शायद पेशावर ज़ल्मी इस बार जो एक रिकॉर्ड है पेशावर ज़ल्मी के पास के हर पीएसएल में उन्होंने प्लेऑफ में क्वालिफाई किया, शायद वो इस बार नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं भाई नहीं। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने ऐसा अपना गेयर चेंज किया कि अगले 6 मैचेस में से पेशावर ज़ल्मी ने 5 मैचेस जीते। और सबसे इंटरेस्टेड बात है कि पेशावर ज़ल्मी ने सारे जो मैचेस जीते उनमें टारगेट डिफेंड किए हैं, कोई भी चेस नहीं किया, सारे 5 के 5 टारगेट डिफेंड किए हैं। और यकीनी तौर पर यहाँ पर एक कैप्टनसी का बहुत कलीदी किरदार है। डिफेंडिंग में जब जाता है, कोई भी कैप्टन होता है डिफेंड करता है जब टारगेट, उसमें कैप्टनसी का बहुत ही अला किरदार होता है। इसमें आप अगर हम देख लें आरिफ यकूब को जिस तरह उन्होंने बॉलिंग दी की इस्लामाबाद के अगेंस्ट और उन्होंने 4 विकेटें ली वो मैच। उसके बाद फिर सलमान रशीद, मतलब
तकरीबन मैचेस बहुत क्लोज हुए हैं, मतलब तीन मैचेस तो बहुत ज़्यादा क्लोज हुए हैं पेशावर ज़ल्मी के, जो डिफेंडिंग में थे और जिन्होंने विन किए। इसी तरह से लास्ट नाइट को जो कोयटा ग्लैडिएटर के अगेंस्ट खेला गया, बड़े ही आराम से वो विन किया। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो रही पेशावर ज़ल्मी की जानब से, वो मैं ये कहूँगा, पेशावर ज़ल्मी की जो ओपनिंग पेयर है, बाबर आजम और सैम अयूब, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय बाबर आजम इन दिस PSL सो फार। आप अगर देखें बाबर आजम का स्ट्राइक रेट आप देखें, बाबर आजम की एवरेज देखें, बाबर आजम इस वक्त टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं, उनकी हाईएस्ट एवरेज है, उनका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है, उनकी जनाब मतलब हर तरह से वो डोमिनेट कर रहे हैं, हर तरह से। अब जब देखेंगे, जब एक कैप्टन खुद डोमिनेट करता है तो जाहिर सी बात है फिर उसकी टीम भी डोमिनेट करती है, उसकी टीम भी विन करती है, और एक बहुत ही अच्छा साइन है। यही फॉर्म कंटिन्यू करने उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही शायद बात है। और जिस तरह से बाबर आजम ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, मैं कहता हूँ कि शायद बहुत 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 सारे जो मुखालिफ लोग हैं उनके मुंह के ऊपर एक तमाचा लगाया उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। बहुत सारे लोग मैं अभी भी देखता हूँ कि पता नहीं वो किस किस्म की क्रिकेट सेंस को यूज़ करके अभी भी ट्रोल कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी बातें कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में आप कह सकते हैं कि 50-60% तो जो हेटर्स थे वो अभी कन्वर्ट हो गए हैं एज अ फैन। कुछ जो बच्चे कुछ रहते हैं जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है, वो अभी भी लगे रहने दो, उनके कोई मसले बड़ी बात नहीं है। बाबर आजम का इससे क्या बनेगा। बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में शायद 5-6 साल के बच्चे से लेकर 70 साल का 80 साल का बूढ़ा भी, वो भी बाबर आजम का इस वक्त फ़ैन है। और ग्राउंड में जब आप बिलखसूस हम ग्राउंड में देखें तो जब तक बाबर आजम क्रीज पे मौजूद रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम चल रहा होता है, बाबर आजम का। और बड़ी ही खुशाइंद बात है और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है यार कि इतने लॉन्ग टाइम के बाद। और मैंने अपने कैरियर में, यानी कि मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा कोई बैट्समैन देखा जिसका इतना क्रेज़ है। इससे पहले शाहिद अफरीदी होते थे शायद, लेकिन वो मेरी एज से पहले के, मेरी क्रिकेट देखने से पहले के। मैं फिर भी अभी भी सुनता हूँ कि उनका भी इतना क्रेज़ नहीं था जितना बाबर आजम का, और ये बहुत अच्छी बात है। सैम अयूब की जानब अगर हम जाएँ तो सैम अयूब वैसे तो परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन जब वो बाबर आजम के साथ आते हैं तो शायद उनके अंदर एक अजीब सी रूह आ जाती है और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही आला, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, 200 के प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, और अच्छी पावर हिटिंग है। और बाबर आजम जैसा बैट्समैन जब उनके साथ होता है तो शायद उनको काफ़ी गाइडेंस भी मिलती है और इसी वजह से वो परफॉर्म भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान टीम की ओपनिंग जोड़ी यही हो तो बिल्कुल मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा, जिस तरह की परफॉर्मेंस है हो भी सकती है। और बॉलिंग में अगर हम देखें पेशावर ज़ल्मी की जानब तो महरान मुमताज़ ने बहुत मुतासरकुन बॉलिंग की है 2 मैचेस में। आप देखें पहले मैच जो पेशावर ज़ल्मी ने जो विन किया अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, उसमें भी ब्रेक थ्रू दिलाया आके महरान मुमताज़ ने 5वें ओवर में, और रात वाले मैच में भी ब्रेक थ्रू दिलाया आके 5वें ओवर में महरान मुमताज़ ने। और बहुत ही अच्छी लाइन लेंथ के साथ वो बॉलिंग करते हैं, इकोनॉमिकल बॉलर हैं। दोनों मैचेस में उनकी शानदार परफॉर्मेंस है और मुझे मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा अगर महरान मुमताज़ पाकिस्तान की जानब से T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई दें। चूँकि दूसरी जानब अगर हम मोहम्मद नवाज़ को देखें, 3rd क्लास उनकी बैटिंग हुई पड़ी है, बॉलिंग उनकी किसी काम की नहीं है। पता नहीं किस बुनियाद पे वो इस वक्त कराची किंग में खेल रहे हैं, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। बट यह है कि महरान मुमताज़ एक बहुत ही अच्छी चॉइस है पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। इस वक्त ये जो परफॉर्मेंस मोहम्मद नवाज़ की या किसी और बॉलर की है, मैं कहता हूँ लेफ्ट आर्म स्पिनर इस वक्त महरान मुमताज़ से कोई भी बेहतर नहीं है। और भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कोई पेशावर की जानब से अच्छी हैं, जाहिर सी बात है पेशावर ज़ल्मी इसी वजह से विन कर रही है। उससे आगे अगर हम चले जाएँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानब से, थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन, पता नहीं है इस्लामाबाद ऐसी टीम है कोई पता नहीं है उसका कब वो कहाँ से मैच हार जाए, कब वो कहाँ से मैच जीत जाए। मतलब इस तरह की वो टीम है, अनएक्सपेक्टेबल टीम है, मतलब कुछ भी हो सकता है उस टीम का। वो चाहे तो अनरियल डोमिनेंस भी कर सकती है, चाहे तो मुकम्मल बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। तो ये समझ से बाहर है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है। खैर अच्छी परफॉर्मेंस रही शादाब खान की जानब से भी, उसके बाद नसीम शाह आउटस्टैंडिंग स्पेल कर रहे हैं उनके साथ। एक और बड़े मज़े की चीज़ है हुनैन शाह, अगर हम बात करें इस PSL में सामने क्या पाया है, उनमें शायद हुनैन शाह की भी बात होगी, महरान मुमताज़ की भी बात होगी। तो एक इम्प्रेसिव रहा उनकी जानब से कि एक नसीम शाह के साथ साथ, हालांकि पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में जो इस वक्त बॉलर मौजूद हैं उनमें से कोई भी बॉलर इस वक्त सही परफॉर्म नहीं कर रहा है PSL में, और एक नसीम शाह नज़र आ रहे हैं कि यार वाकई वो अपनी पुरानी वाली बॉलिंग कर रहे हैं और मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। वो मतलब इंजरी के बाद आना और फिर इस तरह की परफॉर्मेंस देना एक बहुत बड़ी बात है। उससे आगे अगर हम चलें फिर आती है कोयटा ग्लैडिएटर। PSL के फर्स्ट हाफ में कोयटा ग्लैडिएटर ऐसा लग रहा था कि ये सबसे पहली टीम बनेगी क्वालिफाई करने वाली, और
इस टीम को शायद कोई भी हरा नहीं पाएगा। इस तरह का कम्बिनेशन था उनका, इस तरह की उनकी टीम थी। ऐसे दल करके गिरी है जब से पिंडी में आए हैं। 2 मैचेस उनके इतने बुरे गंदे मैचेस गए, 118 पे ऑल आउट, रात को 120 पे ऑल आउट, बिल्कुल फ्लॉप सी लग रही है। पता नहीं क्या हो गया, अभी लाले पड़ रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए। उनको अब दुआ करनी पड़ेगी, कराची एक मैच भी हार जाए तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। खैर ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन कोयटा को सोचना पड़ेगा कि उनकी जो क्या रीज़न की जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। उनके शर्मियार रदरफुड भी चले गए हैं, रात का मैच उन्होंने नहीं खेला, और यकीनी तौर पर वो शायद अगले मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे अगर वो क्वालिफाई करती है प्ले ऑफ के लिए कोयटा ग्लैडिएटर। और कोयटा ग्लैडिएटर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है जैसन रॉय और सऊद शकील पे। उनके ओपनिंग स्टार्ट भी बहुत अच्छे रहे हैं और इसी वजह से कोयटा पीछे मैच जीती भी रही है। और ये जो 2-3 मैचेस हुए हैं जिनमें सऊद शकील और जैसन रॉय जल्दी आउट हुए हैं, उसके बाद कोयटा का मिडिल आर्डर कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई भी बैट्समैन आके टिक नहीं पा रहा है। रदरफुड ने एक मैच उनको जितवाया है मिडिल ऑर्डर में आके, उसके अलावा मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा बैट्समैन काबिल तारीफ़ नहीं लग रहा। बॉलिंग भी उनकी बस एवरेज बॉलिंग आप कह सकते हैं। उसके बाद कराची किंग की जानब से, कराची किंग के मेरे ख्याल में जब सीज़न स्टार्ट हुआ था तो शान मसूद की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही थी। एग्रेसिव कैप्टन है, एग्रेसिव बैटिंग करेंगे, और माशाल्लाह उनका स्ट्राइक रेट जो इस वक्त PSL में चल रहा है वो 100 से कम है, मैं आपको बताता चलूँ। और उनकी कैप्टनसी भी कोई इतनी खास नज़र नहीं आई उस तरह की जिस तरह की उनको करनी चाहिए। बेशक बिलाशुबा शान मसूद किसी भी प्लेयर की पतन की इस तरह से नहीं की जा सकती। बहुत अच्छे कैप्टनसी उन्होंने की है पीछे माजी में, आप देखें हम जो काउंटी क्रिकेट उन्होंने खेली है उसमें बहुत उनकी रिस्पेक्ट भी है। बट यह है कि उनकी परफॉर्मेंस PSL में सो फार उनकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं रही है। और T20 में आप वो शायद T20 का ख्वाब भूल जाएंगे, वो अभी पाकिस्तान की T20 टीम में शामिल होंगे जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। और कराची किंग पता नहीं इस फ्रेंचाइज को क्या हो गया, लास्ट 3-4 साल से बिल्कुल बिल्कुल बैकफुट पे जाती है। मतलब PSL के पहले हाफ में ऐसा पता चल जाता है यार कराची किंग की टीम इतनी नाकस है, ये पहले बाहर हो जाएगी। तो अभी भी कराची किंग के पास एक चांस है, बस दोनों मैचेस अगर विन करती है कराची किंग तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि शायद क्वालिफाई कर जाए। अदरवाइज़ कराची एक भी मैच हारती है तो बाहर हो जाएगी, इस्लामाबाद और कोयटा क्वालिफाई कर जाएंगे। और मेरे ख्याल में कराची की जानब से एक ही सिर्फ नाम मेरे ख्याल में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी कैरन पोलार्ड। वो भी आधे टूर्नामेंट में अंबानी की शादी में चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आके खेलते हैं। वो बेचारा क्या क्या करे कल्ला। और उनके जो यंग लोडे हैं कराची के, शान मसूद हो गए, उसके बाद मोहम्मद नवाज़ हो गए, वो तो फिर पता नहीं चूरन बेचने गए हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही है। लाहौर की जानब चलें तो लाहौर की जानब क्या बात करें, एक मैच जीत लिया, शुक्र करें कि वो मैच भी इन्होंने जीत लिया। वो भी एंड पे आके इस्लामाबाद जीतने वाली थी, पता नहीं किस तरह से वो टर्न हो गया। मतलब बिल्कुल एंड पे जीतने वाली थी वो जो लास्ट वाला मैच लाहौर कलंदर ने विन किया इस्लामाबाद से। लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी कि शुक्र है कहीं एक मैच तो लाहौर कलंदर जीती। जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही थी ऐसा लग रहा था कि शायद कोई भी मैच शायद लाहौर नहीं जीत पाएगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा सीज़न इस वक्त तक जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार मैचेस हो रहे हैं, क्लंच मैचेस, क्लोज मैचेस आ रहे हैं, और यही मज़ा है कि क्लोज मैचेस आएँ और देखने को मिलें। आगे भी उम्मीद करते हैं ऐसे मैचेस हमको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो अगले 3-4 मैचेस के बाद होगी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से रहेंगे होंगे, और वीडियो अच्छी लगे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।